हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू ई टॉपर में। हम लोग आज टॉप जीके जीएस के 11 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। और हाँ, आज का मोटिवेशनल शायरी है कि हौसले के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सी लिपि बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि और ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, याद रखेंगे। और सिंधु वासियों की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। कौन सी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। पंजाब को जो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, पंजाब को किस लिपि में लिखा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि में, याद रखेंगे। और अगला है कि हिंदी, मराठी और नेपाली को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। और लास्ट है कि शारदा लिपि कश्मीर में प्रयुक्त की जाती थी। ये कहाँ प्रयुक्त की जाती थी? शारदा लिपि तो कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल या वायसराय यही था। आइए इससे संबंधित तथ्य है कि वायसराय के तौर पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथगो का ही रहा है। 1936 से लेकर 1943 तक है। क्रिप्स मिशन का आगमन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही हुई थी। आगे कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था वो लॉर्ड वेवेल के समय में हुई थी, लॉर्ड वेवेल के समय में। और लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल था 1944 से लेकर 1947 तक था। और इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजनाएं घोषित लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही हुई थी। इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। और भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। और लॉर्ड वेलिंगटन का जो कार्यकाल था वो 1931 से लेकर 1936 तक था, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में अवस्थित है? ऑप्शन ए धौलाधर श्रेणी, ऑप्शन बी जोस्कर श्रेणी, ऑप्शन सी पीर पंजाल श्रेणी और ऑप्शन डी काराकोरम श्रेणी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, काराकोरम श्रेणी में भारत का सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। आइए इससे संबंधित तथ्य है कि माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा भारत की यह सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और काराकोरम श्रृंखला का जो प्राचीन नाम था वो कृष्णागिरी था। कृष्णागिरी काराकोरम श्रृंखला का प्राचीन नाम था। अगला है, विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी राकापोसी कौन सा? राकापोसी काराकोरम श्रृंखला में ही अवस्थित है। किस श्रृंखला में है? तो काराकोरम श्रृंखला में अवस्थित है। और विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा महान हिमालय श्रेणी या बृहद हिमालय श्रेणी में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है जो 8598 मीटर है। किसी किसी बुक में 8600 मीटर दिया रहता है। आगे, और भारत का जो सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन जो लद्दाख में है, ये भी काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर आदि पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किसके क्षेत्र के अंतर्गत? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे। हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में है। तो बृहद हिमालय में या हिमाद्री श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में है। और कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी कुछ महत्वपूर्ण इसी पर्वत श्रेणी के शिखर हैं। आगे,
भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी आपका दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन, भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। आइए इसे समझ तथ्य है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। किससे है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उद्धत है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श तथा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो फ्रांस देश से लिया गया है। याद रखेंगे, फ्रांस देश से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस देश से लिया गया है। आगे, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी उद्धत है। आगे, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति याद रखेंगे और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं लोग कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये अलग अलग है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो हो जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका और राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन हो जाएगा वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार आदि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए अगला प्रश्न है कि थांका चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका ऑप्शन आपका डी सिक्किम आंसर हो जाएगा। थांका चित्रकला का संबंध सिक्किम से है। आइए, कलमकारी चित्रकला का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। चिकनकारी चित्रकला का संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। वर्ली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र से है। आगे, मधुबनी चित्रकला का जो संबंध है वो कहाँ से है? वो बिहार से है, याद रखेंगे। और पट चित्रकला का संबंध जो है कहाँ से है? उड़ीसा से है। अगला प्रश्न है कि निर्धनता मापन की विभिन्न समितियां में से कौन सी समितियां इसमें नहीं है? ऑप्शन ए लकड़वाला समिति, ऑप्शन बी सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी गोईपुरिया समिति और ऑप्शन डी रंगराजन समिति। तो इसका आपका आंसर डी गोईपुरिया समिति हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा गोईपुरिया समिति। आइए जानते हैं, गोईपुरिया जो समिति का संबंध है वो बैंकिंग सुधार से है। स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है वो जनसंख्या नीति से है। कोठारी आयोग का जो संबंध है वो शैक्षिक सुधार से है। नायक समिति का संबंध जो है वो लघु उद्योगों से है, याद रखेंगे। वाईके अलग समिति या डंडेकर रथ फार्मूला भी गरीबी रेखा निर्धारण से ही संबंधित है, याद रखेंगे। ये भी गरीबी रेखा निर्धारण से ही संबंधित है। और दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आता है। और नरसिम्हन समिति का आप लोग जानते ही हैं, संबंध बैंकिंग सुधार से है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने गुप्त संवत 319 या 320 ईस्वी में चलाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी चंद्रगुप्त प्रथम। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि का नाम था वो हरिसेन था। और सिक्का पर बीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को ही चित्रित किया गया है। किसको चित्रित किया गया? समुद्रगुप्त को ही चित्रित किया गया है। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। अगला तथ्य है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक, गुप्त वंश के दो शासकों ने, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न बार बार आता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक का नाम था वो विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी सुपीरियर झील जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अवस्थित है। आइए इससे संबंधित तथ्य है जान लेते हैं। विश्व में जो सबसे बड़ी खारी पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है। संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, याद रखेंगे। दक्षिणी अमेरिका में दो स्थलरूद्ध देश हैं जिनका नाम है बोलिविया तथा पराग्वे, याद रखेंगे। ये बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आता है।
यूरोपों को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को पठार एवं मरुस्थलों का महाद्वीप कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज किसका नारा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का मांग किए थे और नारा उन्हीं का था। आगे, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है, इसे चित्तरंजन दास ने कहा था। और भारत छोड़ो किसका नारा था? तो महात्मा गांधी का नारा था। द इंडिपेंडेंट पत्र या पत्रिका को मोतीलाल नेहरू ने संपादन किया था और संपादक थे। और इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है वो राजेंद्र प्रसाद से। बड़ा एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सर दुराबजी टाटा थे। सर दुराबजी टाटा थे। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं वर्तमान में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1894 में हुई थी और भारतीय ओलंपिक संघ की पूरी जगह तो 1927 में, याद रखेंगे। और सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन वृत्त विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक में शुभंकर जो शुरू हुआ वो 1968 से शुरू हुआ है, याद रखेंगे। और ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम है मैरी लीला राव। मैरी लीला राव। और लास्ट प्रश्न है आज का, द्वितीय विश्व युद्ध से फैली अशांति के फलस्वरूप विश्व में शांति की स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है शिमला सम्मेलन, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन सी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन और डी स्टॉकहोम सम्मेलन। तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। आइए इसे समझ तथ्य है कि 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ, जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। यानी संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का जो है मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं हो अंग्रेजी तथा फ्रेंच हैं, जबकि आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश 6। आगे, संयुक्त राष्ट्र का नाम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं और 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान है, याद रखेंगे। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल से संबंधित हैं। और IMF और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, IMF और विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी, IMF और विश्व बैंक की। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कड़ी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।